मैं गारंटी से कहता हूँ तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। धरती पे सफिशिएंट ऑयल रिजर्व्स हैं। इसको एक एजेंडा के थ्रू इसकी शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है। वैक्सीन को हम लोग एक केमिकल समझते हैं, लेकिन इसमें जहर डिफरेंट तरह का जहर है। इसमें नैनो पार्टिकल हैं, नैनाइट्स हैं। दैट मीन्स ये स्मॉल कंप्यूटर हैं और वो कंप्यूटर अपने आप बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये एक एजेंडा के थ्रू हो रहा है। धरती पे मेल स्पर्म काउंट इतना कम हो गया है कि बच्चे होने की दर इतनी घट चुकी है। हर छोटे 2 टायर सिटीज़ में IVF सेंटर हैं। ये सब आप लोग देख सकते हैं। इस धरती पे जो कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाने की कोशिश है, वो एक रेस है जिस रेस को हम रेप्टिलियन रेस मानते हैं। विष्णु जी शेषनाग पे सो रहे हैं, बलराम जी शेषनाग जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं। ये शब्द हमारे माइंड में रेप्टिलियन को भगवान, गॉड, अवतार स्वीकार करने के लिए प्रोग्रामिंग की जा चुकी है। कई बच्चों के लिए वो हीरो हो सकते हैं, एलन मस्क है या जकरबर्ग है। उनकी शक्ल आती है, उनकी शक्ल के अंदर कितना ट्रांस ह्यूमन या एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे लगता है कि कोई एलियन है। ये वही ड्राको रेप्टिलियंस हैं जो एक ट्रांस ह्यूमन एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, जिसके अंदर चिप लग गई वो चाहे तो मर भी नहीं सकता। अगर टेस्ला की कार को सर्वर से इस दुनिया में कहीं पे भी चल रही हो स्टॉप किया जा सकता है। आप लोग कभी कभी बिना किसी कारण के बहुत लो फील करते होंगे। क्यों? जो नैनो पार्टिकल हमारी बॉडी में डाले गए थे, ये एंटीना है। आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करें। 6G टावर का मतलब है हर ह्यूमन अपने आप में हॉटस्पॉट है। पूरी धरती पे कहीं पे भी हो उसको ट्रेस किया जा सकता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के हमारे मेहमान हैं प्रवीण भाटिया जी, जिनके साथ पहले भी हमने 2 पॉडकास्ट किए थे और आप सब ने उन पॉडकास्ट को बहुत प्रेम दिया। तो आज जो इस समय विश्व में हालात हैं, उन्हें देखते हुए सबको एक मन में प्रश्न है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी है? ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम सबके दिमाग में हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, आपके साथ हमने जो पहले 2 पॉडकास्ट किए थे, लोगों ने उन्हें बहुत प्रेम दिया, क्योंकि आपने तभी हमें बताया था कि विश्व में बहुत कुछ बदलने वाला है, हम नए डायमेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आज जो विश्व में हालात हैं, जैसे तीसरे वर्ल्ड वार का ऐसा लगता है कि घंटी बज चुकी है, और जो अमेरिका या इजराइल में कुछ जो ये सब कुछ चल रहा है, इसे देखते हुए आप क्या कहेंगे कि आगे हम ये जो विश्व युद्ध है, तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेने वाला है, या ये थमेगा, कम होगा? एजेंडा एक ही है, लोगों को डराना। विश्व युद्ध का डराना या फाइनेंशियल क्रैश होना, इकोनॉमी खराब होना, पेट्रोल का असर, पेट्रोल की कीमतों का असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। महंगाई एंड सो ऑन। नॉट इवन दिस, पेट्रोल के नाम पे लॉकडाउन भी कर सकते हैं, जैसे पहले लॉकडाउन किया गया था। तो ये एक एजेंडा के थ्रू हो रहा है। अगर ह्यूमैनिटी इस एजेंडा को समझ सके तो वो इसको स्टॉप कर सकती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस सब्सटेंस है इस रियलिटी का जो प्रकट हो रही है। इस क्षण में जब पूरी ह्यूमैनिटी एक खतरनाक दौर से गुजर रही है, सब लोगों को बहुत जरूरत है कि वो जागरूक हो और इसको रोक सके। तो किस तरीके की अवेयरनेस की जरूरत है इसे रोकने के लिए? हमें एक कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को भी नहीं समझ में आता कि कॉन्शियसनेस क्या चीज है। कॉन्शियसनेस हमारी चेतना है जिससे जगत प्रकट हो रहा है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से अगर देके बताऊं तो शायद आप समझ सकें। एक लेडीज थी जिसको हम कह सकते हैं थोड़ी सी मंदबुद्धि थी, सिंपल उसका माइंड था। वो डॉक्टर के पास गई, एडवांस स्टेज में उसको कैंसर था। बहुत एडवांस स्टेज में था। डॉक्टर ने कहा कि ये एजेड है, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, इस एज में पूरे बॉडी में फैल चुका है। उसकी मंदबुद्धि से उसको ये समझ में आया कि डॉक्टर कह रहे हैं इनको कुछ नहीं हुआ। उनके बाद वो कई सालों तक जिंदा रही। इस हद तक हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी को प्रभावित करती है। सारा मीडिया, प्रोफेसीज, प्रेडिक्शंस इस रियलिटी को क्रिएट करते हैं। मीडिया हमें धकेलता है न्यूज़ बना के, हम उससे मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगर हम मैनिपुलेट ना हो तो हम इस रियलिटी को अपने हाथ में ले सकते हैं, इसको कुछ भी असर नहीं होगा। तो इस समय जो अमेरिका, इजराइल और ये जो दूसरे देशों में जो कुछ भी घट रहा है, उसका असर हमारे भारत पर भी दिख रहा है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री ने काफी कोशिश की है कि भारत पर इसका असर ना आए, लेकिन कुछ लोग तो ये भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा है, और हमारा सेंसेक्स ऑलरेडी काफी डाउन चल रहा है, तो अभी तो ये बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। इसको लेकर के भी आप कुछ बताना चाहेंगे? नेचुरली ये एक एजेंडा के थ्रू हो रहा है।
अगर हमें समझ में आ जाए कि एजेंडा के थ्रू हो रहा है, ये बाई चांस नहीं है। इस तरह की वीडियो हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, वो लिंक आप शेयर कर सकती हैं इसी पॉडकास्ट के साथ, जिसमें लोगों ने बहुत पहले बता दिया था कि ऐसा होगा। कैसे उनको बहुत पहले पता था? तो हमें ऐसा लगता है कि सडनली वर्ल्ड के सर्कमस्टेंसेस खराब हो गए, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो गई। नो, ऐसा नहीं है। ये एक प्लान्ड वे में हो रहा है और इसकी प्लानिंग को अगर हम समझ सकेंगे तो हम इसको फर्दर इम्प्लीमेंट होने से रोक पाएँगे। तो यानी हम तीसरे विश्व युद्ध की जो डंका बज चुका है, उसकी तैयारी हम समझने की हो चुकी है। मैं गारंटी से कहता हूँ तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। नहीं मैं होगा। आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, ये पॉडकास्ट रिकॉर्डेड है आज की डेट में, अगर कभी हो तो आप मुझे पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं होगा? अभी तक की जो कॉन्शियसनेस थी वो एक डायरेक्शन की ओर जा रही थी, लेकिन सडनली इसमें चेंज हो चुका है। हम लोग अब वापस एक स्वर्णिम युग की ओर जा रहे हैं और वर्ल्ड वार थर्ड होने का मतलब है ह्यूमैनिटी बहुत पीछे चली जाना। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बाहर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो जाएगी एंड सो ऑन। तो उस केस में तो मानवता बहुत पीछे चली जाएगी, स्टोन एज में चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें। ये सिर्फ एक डराया जा रहा है। वैसे कोविड था, उस समय कोविड के समय बहुत सारे लोग डर गए थे। अभी कुछ समय पहले की बात है, दुर्भाग्य से मानवता बहुत जल्दी भूल गई हमें कैसे लॉकडाउन किया गया था। तो जो लोग समझ पाए थे वो लोग आज भी समझ पा रहे हैं, जैसे कोविड डिसअपियर हो गया, बिल्कुल ऐसे ही ये युद्ध बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग हैं, जो जागरूक हैं, उनको अपनी कॉन्शियसनेस इस फियर में नहीं लगानी है। अगर वो फियर में कॉन्शियसनेस नहीं देंगे, जो लोग भी भविष्यवाणियां करते हैं उस भविष्यवाणियों को अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं प्रभावित होने देंगे, वर्ल्ड वार थ्री नहीं होगी, मैं गारंटी करता हूँ। जैसे हमने देखा है ना कि हर युग में एक दानव और एक देवता के बीच युद्ध होता है और फिर वो युग का परिवर्तन होता है, चाहे राम और रावण को लें, चाहे हम कृष्ण और कंस को लें। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या इस युग में डोनाल्ड ट्रंप और उनके विपरीत जो भी होंगे, कल्कि कहें कि कल्कि और डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी ऐसा कोई दानव खड़ा होगा कल्कि के अपोजिट। आप क्या मानते हैं, कल्कि कौन है? क्या कोई मानव होगा या कोई चेतना है? आपकी नजर में कल्कि क्या है? कल की जब भी मुझे गीता की वो लाइनें सबसे ज़्यादा टच करती हैं कि जब भी धर्म का नाश होता है तब तक मैं प्रकट होता हूँ। मैं जो ये शब्द है, इस मैं को लोग नहीं समझ पाते। मैं कौन? या भगवान कृष्ण दोबारा? नो, एक कॉन्शियसनेस प्रकट होती है, एक चेतना प्रकट होती है जो न्यू रियलिटी को जनरेट करती है। वही अधर्म के सबसे लोअर लेवल पे हम हैं। किसी को ने सोचा भी नहीं होगा, सोचना भी असंभव होगा कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया जा सके। अभी पहले किया गया था, दोबारा जैसे अभी बात हो रही है कि जो दुनिया में चल रहा है, धरती पे सफिशिएंट ऑयल रिजर्व्स हैं, मोर देन सफिशिएंट हैं। इसको एक एजेंडा के थ्रू इसकी शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है। ऐसे ही कर सकते हैं कि धरती पे वो फ्यूल जो प्लेन में यूज होता है वो डिफरेंट है, लेकिन उसको भी कह सकते हैं कि वो फ्यूल की शॉर्टेज हो गई, लॉकडाउन लग गया, लोग ट्रैवल ना कर पाए, सामान ट्रांसपोर्ट ना हो पाए एंड सो ऑन। ये एजेंडा है तो दैट इज धर्म का लोएस्ट लेवल है। इसके बाद इसी एजेंडा को फर्दर इंप्लीमेंट करते हुए ह्यूमैनिटी को एक चिप या उसके थॉट्स को कंट्रोल करना, डिजिटल युग में ह्यूमैनिटी को धकेल देना, तो यह धर्म का युग है। इसके अगेंस्ट धर्म की स्थापना होगी। दैट मीन्स कि एक कॉन्शियसनेस प्रकट होगी, वो कॉन्शियसनेस जो इन सब से ऊब चुकी है, युद्ध से, परेशानी से, कमी से, झूठी बीमारियों से, बुढ़ापे से, अबेंडेंस की ओर जा रही है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी प्रेम में जी सकेगी, विश्वास कर सकेगी। हम देखो कि हम दो ह्यूमन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और मेल फीमेल इवन वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। हम एक कितने अजीब से युग में हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, हमें डर लगता है। इस डर से कॉन्शियसनेस उभर गई है, उभर रही है, अभी उभरी नहीं है, और ये धर्म की स्थापना हो रही है। जो नया जगत प्रकट हो रहा है, इसको मैं कल की चेतना मानता हूँ। तो कल्कि का उदय होना मतलब, या कल्कि की चेतना का उदय होना एक स्वर्णिम युग की ओर बढ़ने का संकेत है। तो ये जो सब कुछ इस समय जो हमारे सामने दृश्य चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये कली का फैलाया जाल है जो कि हमें डरा रहा है, भ्रमित कर रहा है, आपका ये कहना है। तो ऐसे में अभी एक कुछ समय पहले एक और चीज निकल कर आई है कि जो 2020 के लॉकडाउन में हम सबके जो जीन पूल चेक हुए थे, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उससे ये देखा गया कि कितने लोगों में अभी भी दिव्य गुण हैं, कितने लोग कली की साइड हैं, कितने लोग कल्कि की साइड हैं। वहीं अभी कुछ समय पहले भी एक और डेटा आया है, एक और ऐसी रिसर्च आई है कि जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं
ये कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक ऐसा जहर भेजने का काम कर रहा है कि हम आगे जो जिस युग में बढ़ने की कोशिश में हम सब बढ़ रहे हैं कि स्वर्णिम युग में जाएं, उसमें हम ना जा पाएं, हम कली के जाल में फंसे रहें। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बिल्कुल सही बात है। दुर्भाग्य से लोग इसका रिस्क नहीं समझ पा रहे। वैक्सीन को हम लोग एक केमिकल समझते हैं, इसीलिए आपने कह दिया कि एक हम जहर डाला जा रहा है, एक जहर है, लेकिन इसमें जहर डिफरेंट तरह का जहर है। इसमें नैनो पार्टिकल हैं, नैनाइट्स हैं, दैट मीन्स ये स्मॉल कंप्यूटर हैं, और वो कंप्यूटर अपने आप बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता रहता है। डिवाइन ह्यूमन को उस एक एंटीने की तरह कल्कि की एनर्जी में ट्यून कर देता है। उस ट्यून होने की वजह से हम डिविनिटी को जो पा सकते थे वो अवसर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ये एक एजेंडा के थ्रू हो रहा है। नॉट ओनली दिस, अभी आप लोग जानते हो कि 9 से 14 साल की बच्चियों को भी वो एक HPV वैक्सीन लगाने के लिए उनको फोर्स कर रहे हैं। जो लोग भी आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या किसी एक भी लेडीज़ को जानते हैं जिनको सर्वाइकल या सर्विक्स कैंसर हुआ हो? अगर नहीं हुआ है तो किस चीज़ का रिस्क है? और उसको प्रमोट करना कि 14 साल की बच्ची हैं, 60 साल के बाद कभी कोई चीज़ होगी, उससे ये बचा रही है। इनफैक्ट ये भी एक एजेंडा है। एक विश्वास इन लोगों के दिमाग में है कि धरती पे ओवर पॉपुलेटेड है हम लोग। ओवर पॉपुलेशन में आने वाले समय में बच्चे ना हों, ये इसी डायरेक्शन में है। तो वैक्सीन का जहर जो आपने कहा, बिल्कुल ये उसी तरीके से ह्यूमैनिटी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। जी, बात तो बिल्कुल सही है कि हम कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन में, जैसे भारत आज नंबर 1 है इस पूरे विश्व में, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है यही सरकार को समझ में आया। ये सिर्फ ये हमारे ही देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ऐसी चीजें चलाई जा रही हैं, जो ड्राइव चल रही हैं। तो अगर हम मान लें कि चलो हम इसका पार्ट ना बने, लेकिन बहुत सारे लोग तो पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि स्कूल में ये मैंडेटरी हो रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे मैंडेटरी था कि आपको वैक्सीन लगाने पर ही आप ऑफिस के लिए जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे में अपने आप को कैसे बचाएं? अवेयरनेस। अगर हम अवेयर होंगे तो कोई भी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ह्यूमन एक डिवाइन बीइंग है, उसके अंदर फ्री विल है। मैट्रिक्स मूवी में एक सीन बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें वो कहता है नो। ह्यूमनिटी को नो कहना सीखना पड़ेगा। एजेंडा का शिकार बनना अगर आप छोड़ दें तो आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। फर्स्ट थिंग कि धरती कभी भी ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया के लोग जो रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि 10 खरब लोगों को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। 10 खरब, अभी तो 8 खरब ही हैं। अभी 25% का जो स्कोप है, अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने कि 10 खरब तक सस्टेन कर सकती है। धरती पे मेल स्पर्म काउंट इतना कम हो गया है कि बच्चे होने की दर इतनी घट चुकी है। हर छोटे 2 टायर सिटीज़ में IVF सेंटर हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और जो अब लड़कियों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसके बाद और ये खराब होगा। इसके अलावा अगर जो ग्रोथ रेट होती है 2.1 होती है तो पॉपुलेशन सस्टेन करती है, क्योंकि 2 पेरेंट्स होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते। 2.1 अगर बच्चे हो रहे हैं तो धरती सस्टेन कर रही है, पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, वहीं पे रहेगी। ये ऑलमोस्ट 2.1 हो चुकी है, दैट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही। फिर भी मैं जानता हूँ जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको लगता है कि हर चीज़ की कमी है। ट्रेन में भीड़ है, बस में भीड़ है, स्कूल में एडमिशन के लिए दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है। ये डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण है। गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं। तो धरती ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, ये एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन से हमें अगर समझ जाए तो वी कैन से नो टू इट। ये तो सर आप, मैं और हम अपनी बात करें, जैसे मैं अपनी या आप अपनी बात करें, तो हम जो अवेयर हैं तो हम तो जानते हैं कि हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना। लेकिन जो लोग इसका पार्ट ही नहीं है, जो इस सांसारिक जीवन में मस्त होकर जी रहे हैं, उनको कैसे समझ में आएगा कि हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं? वो कैसे निकलेंगे? अवेयरनेस बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकती है क्योंकि हम सब एक फील्ड में हैं। ठीक है कि बहुत थोड़े लोग अभी अवेयर हैं, लेकिन ये थोड़े लोगों की जो कॉन्शियसनेस है, इनकी कॉन्शियसनेस, जागरूक लोगों की कॉन्शियसनेस ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो ये जो जागरूक लोग हैं, इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस इस समय सबसे ज़्यादा है। अधर्म के सबसे लोएस्ट पॉइंट में भी अगर हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ ना कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग लेट हो जाएं, तो हमारी ऊपर जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के साथ अगर हम इस फील्ड में जब इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, एक रिपल इफेक्ट होता है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी शायद आपसे बात हुई थी, तो ये टॉपिक निकला था कि हम सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, 100 मंकी इफेक्ट हो सकता है। सो नाउ आप
लोग जो लोग भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी ऐसे दोस्त को जिससे कई सालों से बात ना हुई हो, उसको याद करें और देखें कि उसका विद इन सम आवर्स फोन आ जाएगा। अगर फील्ड में इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गई, ऐसे ही जागरूक लोग फील्ड में ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें, इस एजेंडा को रोकें, आसान है। जी, अभी मैंने कुछ समय पहले भी एक पॉडकास्ट किया था, एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ, तो उनका ये कहना था कि 2026 ये जिस ईयर में हम बैठे हुए हैं, ये निर्णय का साल है। जितने लोग जाने वाले हैं मैक्सिमम इस साल तक चले जाएंगे, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है नए युग में। तो आपको क्या लगता है कि 2027 से हम स्वर्णिम युग को देख पाएंगे? अगर बेस्ट सर्कमस्टांसेस में अगर बेस्ट आउटकम हो तो हम 2027 में स्वर्णिम युग को देख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है वो गोल्डन जो एरा आएगा, जो सतयुग जिसको हम कह रहे हैं, क्या उसमें भी वैसे ही होगा, स्वर्णिम महल होंगे और लोग वही जो कपड़े पहनते थे गोल्ड वाले, धोती कुर्ते, वैसे जैसे होते थे ना लेडीज घाघरा चुन्नी, जो हम एक इमेजिन करते थे अपनी महाभारत रामायण में, क्या वैसा युग आएगा या जीन्स और शॉर्ट्स वाला ही सतयुग आएगा? सी, ड्रेस मैटर नहीं करती, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब महाभारत आई थी रामानंद सागर की, वो बहुत मन से बनाना चाहते थे, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं एग्जैक्टली बिल्कुल वही रूप दिखाना चाहता हूँ जो उस समय की ड्रेस थी। तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा उस समय की वीमेन टॉपलेस रहती थी। अच्छा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इमेजिनेशन है त्रेता युग की या किसी और भी युग की, वो कहाँ से आई है? एक इमेज टीवी सीरियल्स ने या जिन्होंने नॉवेल लिखा, जिन्होंने कथा लिखी, उन कथा के हिसाब से हमारे माइंड में प्रोजेक्ट हो गई है। वो प्रोजेक्शन हमें लगता है कि ऐसा होगा, वो सच नहीं हो सकता। जैसे गुरु नानक जी की फोटो जो हम देखते हैं, वो असली फोटो नहीं है। गुरु नानक जी की कोई फोटो नहीं थी, उस समय कैमरे नहीं थे। बहुत बाद में लोगों ने सोचा कि गुरु नानक जी को हम याद करते हैं, वो कैसे दिखते होंगे। तो एक बहुत अच्छे पेंटर ने अपनी मन से, अपने भाव से एक फोटो बनाई, वो फोटो ही हर जगह होती है। बट अब हम उनको याद करते हैं तो वो फोटो हमारे माइंड में आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ड्रेस की कल्पना, गोल्डन कल्पना, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। ड्रेस मैटर नहीं करती। उस समय के हिसाब से हो सकता है ड्रेस बहुत डिफरेंट हो। क्यों? हम जिस सिमुलेशन में जी रहे हैं, जिस माया में, इसमें एक्सट्रीम वेदर्स हैं। रशिया में, साइबेरिया में बहुत ठंड है, कई जगह बहुत गर्मी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ड्रेस बनाई हुई है। अगर पूरी धरती पे एक साथ यूनिफॉर्म ब्यूटीफुल वेदर हो तो अकॉर्डिंगली सुटेबल ड्रेसेस आएंगी, तो वो भी जैसी ड्रेस की जरूरत होगी वैसी ड्रेस आएगी। एंड गोल्ड एंड ऑल दिस थिंग जो आपने कहा, गोल्ड प्रतीक है समृद्धि का, वहाँ पे समृद्धि होगी, ये मैं गारंटी से बताता हूँ, समृद्धि होगी। लेकिन अनंत होगा तो उस हिसाब से लोग अपनी ड्रेस जो जरूरत होगी उसको यूज करेंगे। अभी सर मैंने कुछ समय पहले अपने एक गेस्ट आए थे मेरे चैनल पे, उनके साथ जब मैंने एक पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बताया कि अभी जो धरती पर जो लोग हैं उसमें से ज्यादातर जो है रेप्टिलियंस हैं, यानी कि जो स्नेक और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके मतलब वंशज या उस कैटेगरी के हैं। तो जो ये सुई लगना यानी कि जो इंजेक्शंस हमारे बॉडी में, ये सब उनका पार्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? उनका कहना बहुत सही है, लेकिन क्या हम इसको सुनने के लिए रेडी हैं? जब भी कोई सही बात कहता है और वो हमारी मान्यताओं के विपरीत होती है तो हम रजिस्ट करते हैं, हमारे अंदर एक विरोध पैदा होता है, वो विरोध हमें सच को सुनने से रोक देता है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितना कहना चाहिए, फिर भी अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितना जानता हूँ उसको मैं कहूँ। इस धरती पे जो कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाने की कोशिश है, वो एक रेस है, जिस रेस को हम रेप्टिलियन रेस मानते हैं, वो रेस इसको कर रही है। दुर्भाग्य ये है कि इस रेस की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में बचपन से है। हम अपने आप को सनातन धर्म के लोग हैं, हम सब एक कल्चर में पढ़े पढ़े हैं। इस कल्चर में आप देखो कि कितना रेप्टिलियन की पूजा होती है जी, कितने मंदिरों में है, कितने आश्रमों में है, और कितने हमारे जैसे पतंजलि योग सूत्र है उनके बारे में भी, उनके नीचे 3 स्नेक की तरह कुंडली है और ऊपर स्नेक है। तो हमें ये बताया जाता है कि ये कुंडली का प्रतीक है, हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। विष्णु जी शेषनाग पे सो रहे हैं, बलराम जी शेषनाग जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं। ये शब्द हमारे माइंड में रेप्टिलियन को एज भगवान, गॉड, अवतार स्वीकार करने के लिए प्रोग्रामिंग की जा चुकी है। तो अगर हम ये समझते हैं कि हाँ रेप्टिलियन हमें कंट्रोल कर रहे हैं,
तो क्या हमारे अंदर साहस है कि हम अपनी जो हमने प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग से उबर सकें? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साउथ में अनुनाकी, दैट मीन्स रेप्टिलियन के मंदिर बनने शुरू हो गए हैं। हम समय है कि हम इसको समझें और अपनी प्रोग्रामिंग को साहस के साथ बाहर निकल सकें। यानी कि बचपन से जो हमें बताया गया था कि शिव जी के जो गले में, कंठ में जो हैं, सर्प जो हैं, वो कहीं न कहीं ये चीज़ को हमें उनके आगे झुकने के लिए हमें ये चीज़ें स्वीकार की गई, मतलब सिखाई गई या समझाई गई कि हमें उनके आगे झुकना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और उन्हें पूजना है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही मेरे शब्दों को आपने शब्द दिए हैं कि इतना हद तक गहरा है और कोई बचपन से देखता आया है अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड-पेरेंट को और वो खुद करता हुआ आया है। उसका इतना गहरा प्रभाव होता है, इसीलिए मैंने ये लाइन कहने से पहले आपसे पूछा था कि क्या हम रेडी हैं इसको सुनने के लिए? अब समय है, अगर हम अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं, क्योंकि जो ये रेस है ड्रैको रेप्टिलियंस, ये क्यों करती है ऐसा? ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आएगा। जी। ह्यूमन की एनर्जी, इमोशंस, इसके लिए एक शब्द है लूश, LOOHH। नया शब्द है, डिक्शनरी में नहीं आया, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस रेडी होती है तब वो लोग सुनते हैं। एनर्जी हार्वेस्टिंग होती है धरती पे। हमारे इमोशंस उनका भोजन है। ये जो मैट्रिक्स माया जो चल रही है ये हमारे इमोशन से चलती है। इसीलिए धरती पे युद्ध करवाया जाता है। ये युद्ध उन्हीं लोगों ने कराया है, ड्रैको रेप्टिलियंस ने, जो इस एनर्जी को सक करना चाहते हैं। आप लोग सोच सकते होंगे एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके देश के ऊपर बम गिर रहे हैं और न्यूक्लियर बम का खतरा है। हम भारत में हैं, थोड़ा दूर हैं, फिर भी हमें महंगाई का और न्यूक्लियर वार का और वर्ल्ड वार 3 का खतरा है। हम एनर्जी इनका भोजन हम बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये वो रेस है, ये रेस ऐसा करती आई है। इसी रेस का अधर्म का लोएस्ट लेवल है। अब ये रेस ह्यूमन को, क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल है दिव्यता का, ये सच और गलत को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाती है, चाहे स्लो ही कर पाती है लेकिन कर पाती है। अब ये उसको हमेशा के लिए स्टॉप करने के लिए ह्यूमन को चिप से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये उन्हीं का एजेंडा है। ओके। आई एम हैप्पी कि आपने ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न शायद कुछ लोगों को इस क्षण पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जगाने में हेल्प करे। जी, तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये रेप्टिलियंस की जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये इसी ग्रह के वासी हैं, धरती के, या किसी और ग्रह से आए हैं हमारे यहाँ पर? दूसरे ग्रह के वासी हैं, लेकिन जब वो दूसरे ग्रह के धरती पे आकर स्पेस शिफ्टिंग कर सकते हैं, ये यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो इनके अंदर का जो बीइंग है वो वही है, और लेकिन ऊपर से बॉडी ह्यूमन बॉडी में भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, जो लोग को अगर हम फोटो देखें और उनके अंदर ह्यूमैनिटी ना देखें, फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने के जो कई बच्चों के लिए वो हीरो हो सकते हैं, एलन मस्क है या जकरबर्ग है, उनकी शक्ल आप देखें, उनकी शक्ल के अंदर कितना ट्रांस ह्यूमन या एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे लगता है कि कोई एलियन है। ध्यान से देखें नई फोटो कैसी दिखती है। ये वही ड्रैको रेप्टिलियंस हैं जो एक ट्रांस ह्यूमन एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओह माय गॉड! और ये तो बहुत ही एक उच्च लेवल पर बैठे हुए हमें कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, इनके पास इतनी पावर है कि ये हम सबको कुचल सकते हैं बहुत आसानी से, और ये कर भी रहे हैं। लेकिन ये कुचल नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत थोड़े हैं, ये लेस देन 1% हैं, ये बहुत कम है। सिर्फ ये हमारी कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस के बिना रियलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। अगर हमारी कॉन्शियसनेस रिजेक्ट कर दे ट्रांसह्यूमनिज्म को तो ये स्टॉप हो जाएगा। ये उसको सिर्फ आकर्षक बनाते हैं। ये कहेंगे कि आपके अंदर हम एक चिप लगा देंगे, आपकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर चिप लगा देंगे से आपका IQ लेवल 300% हो जाएगा। ह्यूमन ईगोइस्टिक है, उसको अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए वो चिप लगवाने के लिए मोटिवेट होगा। ये इनकी मार्केटिंग है। अगर हम मार्केटिंग समझ सकें कि जिसके अंदर ये चिप लग गई, और मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जिसके अंदर चिप लग गई वो चाहे तो मर भी नहीं सकता। ह्यूमन अभी भी नहीं मर सकता, ह्यूमन एटर्नल बीइंग है, खाली बॉडी बदलता रहता है, लेकिन उसके बाद ये बॉडी भी वो नहीं छोड़ पाएगा। ओह माय गॉड! किल स्विच किसी और के पास होगा। बिल्कुल आप ऐसे समझें जैसे आजकल इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं। इन कारों को हम सोचते हैं बहुत अच्छी हैं, पॉल्यूशन के लिए बचा रही हैं, धरती पे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, बट अगर टेस्ला की कार को सर्वर से इस दुनिया में कहीं पे भी चल रही हो स्टॉप किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन को सिर्फ किल स्विच उनके पास होगा अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटल अपलोड करने के लिए अलाउ करेंगे, जो उनका एजेंडा है।
तो क्या ऐसे में हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो कर ली, हमने अपने अंदर वो चिप इंसर्ट करवा ली, तो क्या प्रकृति में इतना साहस नहीं कि वो इस पंच तत्व के शरीर को हमें छोड़ने के लिए मजबूर कर सके, आत्मा को रिलीज करने के लिए? नहीं, हम इस सिमुलेशन में अगर इस चिप के गुलाम हो गए तो प्रकृति के अंदर सिर्फ एक पॉइंट है जो श्राप भी है और वरदान भी है। प्रकृति ने ह्यूमन को फ्री विल दी। प्रकृति तो ये नहीं कह रही कि आप लगवाओ जी, लेकिन ह्यूमन अज्ञानता में लगवा रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन शायद हो सकता है वैलिड कि क्या प्रकृति इस केस में हमें नहीं रोकेगी? प्रकृति इस पॉडकास्ट के थ्रू रोक रही है। आपके पास चॉइस है अगर आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर फ्री विल भी है। आप इसको समझेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस इसको नकारेगी, एक्सेप्ट करेगी। हर एक इंडिविजुअल रिएक्ट करेगा। इस वीडियो को प्रॉब्ली 1 लाख से ज़्यादा लोग देखेंगे, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। यही वरदान है प्रकृति का और यही अभिशाप श्राप भी है। कितनी अद्भुत बात है कि हम इंसान के ही खून के प्यासे हो गए और वो जो रेप्टिलियंस हैं या जो दूसरे ग्रह के वासी हैं वो हमारा ही रूप धरकर हमारे ही इस 5 तत्व के शरीर से हमें छल रहा है और कितना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है और हम कितने अनअवेयर हैं, कितने अनभिज्ञ हैं और कितनी आसानी से सब कुछ कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, इसके साथ हो रहा है। मैं देखता हूँ पिछले कुछ समय से शायद हमारे हार्मोन्स में, खाने पीने में ऐसे परिवर्तन किए गए कि एक तमस की बहुत गहरी लेयर छा गई है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे हमने समय देखे कि बहुत छोटी छोटी बातों में लोग विरोध किया, सड़कों पे आए, लेकिन अब इतना बड़ा षड्यंत्र 2020 से हुआ, घरों में लॉकडाउन कर दिया गया, हमें ये कह दिया गया कि आप सांस नहीं ले सकते, हमने स्वीकार किया। अब इतना भी बड़ा षड्यंत्र कि ह्यूमन का किल स्विच किसी और के पास जी, लेकिन लोगों में रिक्वायर्ड अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही, तमस क्यों इतनी ज़्यादा है? शायद यही बताती है कि ये अधर्म का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। यानी मैं आपकी पूरी बातों को समराइज करके अगर एक शब्द में कहना चाहूँ तो ये है कि हमने अपनी मृत्यु को किसी और के हाथ में सौंप दिया। बिल्कुल, और ये भी एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक के रूप में यूज़ किया जा सकता है। हर ह्यूमन के अंदर अमर होने की बहुत इच्छा है। हम लोगों ने शास्त्रों में जितनी कहानियाँ पढ़ी राक्षसों की, जब उन्होंने बहुत तप किया, उन्होंने से कोई भी भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा अमर होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अमरता संभव नहीं है, लेकिन कितना गहरा हमारे अंदर बीज है अमर होने का। और ये चिप की मार्केटिंग कि आप फॉर एवर जी पाएंगे। इसके अलावा आपको पता होगा इंडिया में, जैसे इंडिया से गए थे यूएसए में सेटल हुए दीपक चोपड़ा। हम सब लोग इंडिया के जब दीपक चोपड़ा की किताबें पढ़ते थे, यूएस में जाके बहुत पॉपुलर हुए, उनकी स्पिरिचुअल बुक्स थी। स्पिरिचुअल लोग दीपक चोपड़ा टाइप के, इन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड कराने की परमिशन दे दी है। इसीलिए ये युग इतना खतरनाक होता जा रहा है। और आज तो उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे रोल मॉडल देखते हैं, उनकी बहुत सारी मॉडलिटी से सीखते हैं लाखों रुपए खर्च करके। यस, अब वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको मार्केट करना बहुत आसान है, जो लोग उनके फॉलोअर हैं। एक बात मुझे और अच्छी याद आई इसके साथ ही, ह्यूमैनिटी को किसी तरीके से फॉलोअर बनाने की यहाँ पे एक षड्यंत्र है। जैसे हम किसी एक सेक्ट को फॉलो करते हैं, आजकल लोग क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, शाहरुख खान के बंगले के बाहर भीड़ लगी होती है, हम लोग मॉडल बना देते हैं। ऐसे ही एक क्योंकि हम अपनी फ्री विल को नीचे रखें, हम किसी को फॉलो करें। फॉलो करने में बुराई नहीं है अगर जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन अगर हम दीपक चोपड़ा जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बना के अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड कर देंगे डिजिटल में, उससे लाख गुना अच्छा होगा कि इस शरीर को आप छोड़ दें। अदरवाइज आपका किल स्विच आपके पास नहीं रहेगा। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अपना किल स्विच इन रेप्टिलियंस के हाथ में दे देंगे तो फिर हम कभी मर नहीं सकते, पर इससे उन्हें क्या फायदा है? धरती पे हम हमारे इमोशंस उनका भोजन है। लोग समझ नहीं पाते, जैसे पानी से बिजली कन्वर्ट होती है, कोयले से बिजली कन्वर्ट होती है, न्यूक्लियर भी तरीके हैं जिससे बिजली बनती है, तीनों तरीके से बिजली बनती है। ऐसे ही ह्यूमन इमोशंस जो हैं, इसको एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे ये माया चलती रहे। ये माया क्या है? हम सब सुनते आए हैं कि माया है, झूठ है, लेकिन फिर भी कैसे चलती है, इसको कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, जैसे मान लो एक मूवी है, मूवी चल रही है, पर्दे पे हम देख रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस इस जगत को प्रकट कर रही है, लेकिन मूवी को चलने के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए, वो इलेक्ट्रिक हमारे इमोशंस हैं। ये माया के जो चलाने वाले हैं या जो ड्रैको रेप्टिलियंस हैं, ये हमारे इमोशंस को हार्वेस्ट करते हैं। तो दैट्स वाई
लेकिन अब हार्वेस्ट करते हैं, उस हार्वेस्टिंग के प्लांट को फॉरएवर बना दिया जाए। स्वर्णिम युग आ रहा है, हार्वेस्टिंग बंद हो जाएगी, लोग जाग जाएंगे। उस युग में जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, अबेंडेंस है, तो इमोशंस जनरेट नहीं होंगे। उसको स्टॉप करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। और मान लीजिए कुछ लोग अवेयर नहीं हुए और अपने अंदर वो चिप लगवा ली उन लोगों ने, मान लीजिए 1% लोग या आधे % लोग हैं, उन्होंने चिप लगवा ली और युग परिवर्तन हुआ, हम स्वर्णिम युग में आए, फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? टाइमलाइन, धरती पे ह्यूमन ने समय की क्रिएशन किया है, हमारी कॉन्शियसनेस ने समय को क्रिएट किया है। मैं जानता हूँ कुछ नए लोगों के लिए ये कठिन होगा, लेकिन हम लोग टाइम को लीनियरली एक्सपीरियंस करते हैं। हम धरती पे कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, वो एक्सपीरियंस सिर्फ तब होगा जब समय हो। मान लो कि हमें पास्ट की पीड़ा है, तो पीड़ा पास्ट की कब होगी? जब पास्ट होगा। पास्ट तभी होगा जब समय होगा। जी जी। असली ह्यूमन जो है वहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम शाश्वत हैं, हम कभी डीजनरेट नहीं होते। समय एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस एक क्षण है, उस एक क्षण में सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस टाइमलेसनेस से हम यहाँ पर आए, तो अब यहाँ पर टाइम है। अब इसको मुझे डिटेल में बताना पड़ रहा है। यहाँ से 2 टाइमलाइन है। एक टाइमलाइन जो ह्यूमन स्वर्णिम युग में चला गया, वो इस माया से जाग गया, सपने के अंदर, माया के अंदर खेल रहा है। दूसरी टाइमलाइन वो हमेशा के लिए कैद हो गया। तो दैट इज वो लोग हैं जिनके बारे में आपने कहा है कि उनका क्या होगा, जो लोग इसको लगवा लेंगे। क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारे पास बहुत पावरफुल है। अगर हम इससे असेंड कर पाए, इस सर्कमस्टेंसेस में असेंड होने के बाद, हम डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हैं कि हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पास्ट होगा। ये जगत माया है, तो पास्ट भी बदला जा सकता है, दैट इज वन। एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट है, आप दोनों लोग जो भी चाहें उसको इंटरनेट पे देख सकते हैं, डिलेट इरेजर एक्सपेरिमेंट है। हम इसको इरेज कर देंगे, वो लाइन जिस लाइन में वो लोग फंस गए हैं। लेकिन फर्स्ट हमें असेंड होना पड़ेगा, क्योंकि फ्री विल है। यहाँ से दोनों संभावनाएं एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, रेदर 3 संभावनाएं हैं, तीसरे की बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। तीसरा है प्रलय या ग्रेट रीसेट, जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं, इसको ये प्रलय करना चाहते हैं। या तो ह्यूमैनिटी को हम ट्रांस ह्यूमन बना दें, हमेशा के लिए एनर्जी हार्वेस्ट करते रहें। अगर नहीं कर पाए और लोग जागने लगे, तो हम पूरी ह्यूमैनिटी को हटा देंगे। प्रलय का भी कॉन्सेप्ट हमारी चेतना के अंदर बीज के रूप में पड़ा हुआ है। वो बीज हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर है, इसको खाली इन्होंने मैनिपुलेट करा हुआ है। उसको आजकल आप देखो, बहुत सारी प्रिडिक्शंस, प्रोफेसीज इसी डायरेक्शन में आ चुकी हैं कि ह्यूमैनिटी का बहुत खराब समय आने वाला है। ये उस प्रलय की प्रोग्रामिंग को भी साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये 2 तरीके करना चाहते हैं, आइदर ग्रेट रीसेट और ट्रांसह्यूमनिज्म। ग्रेट रीसेट का मतलब है प्रलय हो जाना। ओके, कितना सोच समझ कर एक गेम खेला गया और हम उस गेम के ऐसे प्यादे बने जिसे कहीं भी उठाकर फेंक दिया जाए, रख दिया जाए। अगर हम नहीं जागे तो अगर हम जाग गए तो हम शायद वो सांप के कटने से बच जाएं और हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले। देखिए, गेम में भी सांप आ गया। Exactly. इस हद तक हमारी चेतना से के अंदर वो बीज पड़ा हुआ है। हाँ, राइट। और मैं समझता हूँ कि इस समय में जो इतना क्रूशियल समय है, एक तरह आप सब लोग देख सकते हैं कि एंड टाइम मैडनेस है। अभी आपने जहर की बात की थी, उस जहर के बारे में आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। आप लोग कभी कभी बिना किसी कारण के बहुत लो फील करते होंगे, आपको कुछ नहीं पता, एकदम घर ठीक है, आपकी हेल्थ भी ठीक है। क्यों? जो नैनो पार्टिकल हमारी बॉडी में डाले गए थे, ये क्या एंटीना है। ये एंटीना समझ सकता था कि हम डिवाइन बीइंग, डिविनिटी की ओर ट्यून हो सकता था, क्योंकि वर्तमान समय की एनर्जी हमें उस तरफ स्वर्णिम युग की ओर ले जा रही है। लेकिन उसी एंटीना को उस फ्रीक्वेंसी में ये ट्यून कर लेते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में लोअर फ्रीक्वेंसी के कारण हम लो फील करते हैं। इवन इस तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट की जा सकती हैं, जिसको वो कहते हैं सुसाइड फ्रीक्वेंसीज। दैट मीन्स कि एक मास बिना किसी कारण के इतना डिप्रेस हो जाए कि वो सोचे कि दुनिया बेकार है, हम सुसाइड। और आज यूथ ये बहुत आसानी से कर रहा है। बहुत आसान। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एक एंटीना पड़ा हुआ है, वो एंटीने को एक फ्रीक्वेंसी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी 5G टावर है, 6G टावर की बात हो रही है। आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करें, 6G टावर का मतलब है हर ह्यूमन अपने आप में हॉट स्पॉट है। हर ह्यूमन एक हॉट स्पॉट है।
पूरी धरती पे कहीं पे भी हो उसको ट्रेस किया जा सकता है। हर जगह पे, छोटी छोटी जगह पे, जंगलों के अंदर उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो अब मान लीजिए मैंने भी लगवाया था 2020 में, वो मुझे नहीं पता था, मैं शायद तब तक अवेयर ही नहीं थी, चीज़ों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अवेयरनेस तो 2020 के बाद ही शुरू हुई आना। तो अब वो तो आ गया बॉडी के अंदर, अब कैसे उससे बचें? उससे बचने के कुछ तरीके भी हैं। हम्म। हम लोग अपनी रिट्रीट में, क्योंकि वो भी कॉन्शियसनेस के अंदर ही है, सिर्फ अज्ञानता है तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर कोई अवेयरनेस होता है तो उसको रोक सकता है, तो हम लोग उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक इशू है। अब एचपीवी से कैसे बचें, आगे डिजी यात्रा या हमारे सारे ह्यूमन के बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड बन रहे हैं, उससे कैसे बचें, राइट? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक सारे क्वेश्चन का एक ही हल है कि हम स्वर्णिम युग में चले जाएं, असेंड हो जाएं, इसका सारे इल इफेक्ट खत्म हो जाएंगे इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा 2 टाइमलाइन है, दूसरी वाली टाइमलाइन के लिए ये डेंजरस है, लेकिन जो लोग कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, वो ये समझ पाए कि पिछले बार हम अज्ञानता का शिकार हो गए, अब की बार शिकार नहीं होंगे। सो दे विल, उनको इसने जगाने में ही हेल्प की, बिल्कुल ऐसे ही आपको जगाने में हेल्प की, और यहाँ से असेंड होने के बाद इसका सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, वंडरफुल। तो मतलब आज का जो ये पूरा हमारा रैपअप यही है कि हमें अपने आप को अवेयर करना है और इस स्टिमुलेशन से बाहर निकलना है, और जो रेप्टिलियंस हैं इनसे बचकर इन्हें वापस इनके ग्रहों में भेजना है और अपने स्वर्णिम युग में हमें प्रवेश करना है। जी, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शायद लोगों को समझ में आए। जब भी हम कहते हैं कि रेप्टिलियन हमें कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक विरोध पैदा होता है, उनसे दुश्मनी पैदा, हमें लगते हैं कि हमें वो कंट्रोल कर रहे हैं, हमें उनसे बदला लेना है। दैट इज ह्यूमन नेचर। कहाँ से आए रेप्टिलियन? थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा समझें। धरती पे चेतना 3 स्तर पे है। मानव पहला स्तर, जिसको कुछ नहीं पता, जो प्रोग्राम्ड है, आज भी पूजा कर रहा है रेप्टिलियन की। सेकेंड स्टेप, जिसमें हम लोगों ने बात की, हमें पता लगना शुरू हो गया कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हम उससे कैसे बचें, और थोड़ा सा जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं उनके प्रति गुस्सा, विरोध, नफरत पैदा हो रही है। एक थर्ड स्फीयर है, इसके बियॉन्ड है, वो ये जानता है कि रेप्टिलियन कहाँ से है। इमेजिन आप बहुत पावरफुल बीइंग हो, क्रिएटर हो आप, अहम ब्रह्मास्मि, शास्त्रों ने बताया है, तत्वमसि, तुम वही हो। क्रिएटर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्रिएटर को डर नहीं लगता था, क्रिएटर अपना अपोजिट एक्सपीरियंस करना चाहता था। मेरा अपोजिट क्या होगा, डर कैसा होता है, जो कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता उसको कंट्रोल किया जाए, ये क्या होता है। तो उसने उसके मन में विचार आया, उसका विचार मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन विचार मैनिफेस्ट होने से पहले उसको पता था कि मैं इतना पावरफुल बीइंग हूँ, मैं एक्सपीरियंस कंप्लीट करना चाहता हूँ अपने अपोजिट होने का। तो अगर याद आएगा तो गेम ओवर हो जाएगी। उसने अपने ऊपर लेयर लगाई कि मुझे याद ना आए, याद ना आए, याद ना आए। दैट्स वाई हमारे शास्त्र बताते हैं कि यू आर इन कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। यही फॉरगेटफुलनेस है जो हमें याद नहीं आने दे रही। फिर भी उसको पता था कि मैं बहुत, ये इसके बाद भी मुझे जल्दी याद आ जाएगा। उसने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा कि जो भी मुझे याद आने लगे तब ये प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाए और मुझे दोबारा सुना दे। यही वो रेप्टिलियन है। ये भी हमारे द्वारा, थर्ड स्फीयर से अगर हम देखें, हमारे द्वारा क्रिएटेड हैं, हमारा प्रोग्राम है, इनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जो सुन रहे हैं, मैट्रिक्स आपकी एनर्जी से चलती है। अगर आप राको रेप्टिलियंस को एनर्जी देंगे तो फिर सस्टेन करेगा। ये इनको एनर्जी मत दें, अपने असेंशन पे एनर्जी दें। ये हमारे द्वारा ही क्रिएट किया गया था, हमें कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। ये थॉट हमें इससे बचाएगा। वंडरफुल। मतलब सारा कुछ हमारे दिमाग का खेल है, हम चाहें तो इस ओर बढ़ें या हम चाहें तो उस ओर बढ़ें। और अगर हम पॉजिटिव वे में चलेंगे तो हमें पता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो शक्ति हूँ और मेरे साथ वो शक्ति जुड़ी है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इन नेगेटिव फोर्सेस को भी हराने की क्षमता रखती हूँ। बिल्कुल, सिर्फ फॉरगेटफुलनेस में हम ये खेल रहे हैं। और गीता की कंप्लीट टीचिंग होने के बाद, 18 चैप्टर होने के बाद, भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि मैंने तुम्हें जो कुछ बताना था बता दिया, अब तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम जो चाहे करो। उसके बाद जो अर्जुन कहता है बहुत टचिंग है। वो कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् सुरेश्वरा, कि हे आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, खत्म हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई। कौन सी स्मृति वापस आ गई? अर्जुन तो पहले भी अर्जुन था, उसको याद आ गया कि मैं क्या हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बस यही है, हमें याद आना है। हम फॉरगेटफुलनेस में हैं,
कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस में हमें याद आने के प्रोसेस में हैं। जिस दिन याद आ गया उसी दिन ये गेम ओवर। दैट्स वाई मुझे लगता है कुछ लोग सोच रहे होंगे 2027 जब बात हुई कि इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, याद ही तो आना है। याद आने का प्रोसेस आज भी हो सकता है जी। अर्जुन को भी एक दिन में याद आया था, तो हम उस याद आने के प्रोसेस में हैं एंड बाय दैट टाइम हम अपने असली स्वरूप को याद कर पाएंगे। बहुत बहुत अद्भुत रही आज की बातचीत। और मुझे पता है कि जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ कुछ नया ही मैं सीखती हूँ, आपसे कुछ नया ही निकल कर आता है। इसीलिए आपके 2 पॉडकास्ट जो मैंने पहले किए थे उनको लोगों ने इतना अद्भुत प्रेम दिया कि वो लाखों में लोगों ने उन्हें देखा। और मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉडकास्ट भी लोग बहुत पसंद करेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और अवेयरनेस जागेगी। तो आप आज के लिए तो सर आपका दिल से बहुत-बहुत आभार जो आज आपने बहुत समय दिया और बहुत सारी इम्पोर्टेंट हमारे साथ जो ये शेयरिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मोटिव है इस पॉडकास्ट का वही है कि लोगों को अवेयर करना। तो आप सब भी जाग जाइए, अवेयर हो जाइए, स्टिमुलेशन का हिस्सा मत बनिए। अपनी जो अंदर की चेतना है उससे जग कर अपनी अंदर की शक्ति को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, उस स्वर्णिम युग में जाना है। तो फिर मिलूंगी एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।